तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी का आज की इस हिस्ट्री रिवीजन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। आप इसे रिवीजन भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे वन लाइनर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसका जो भी नोट्स होगा आप अगर कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं डाल दूंगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी, तो सुनियोजित शहर के लिए, सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो इन लोगों का व्यवसाय जो था वो था व्यापार। ठीक है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो था वो था जौ और गेहूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है, यहाँ से देखेंगे 5 लाइन कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, किसने दी थी, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब दिया था, तो ये 1000 नहीं होगा, 1826 में होगा। ठीक है, 1826 में दिया था। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। तो इसके जस्ट नीचे देखेंगे कि हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र के आधार पे मतलब इनको पढ़ा जाता था या समझा गया है अभी तक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे, क्या कहलाते थे, तो फराव कहलाते थे। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं। जैसे जैसे कि समझेंगे कैसे, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लिखे, जैसे कमल लिखेंगे तो कमल ऐसे लिखते हैं, कमल लिखते हैं ना, मतलब इधर से इधर की ओर जाते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि में इधर आना पड़ता है, इधर से इधर की ओर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। स्वास्तिक चिन्ह, यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्तिक चिन्ह देन किसका है, तो स्वास्तिक चिन्ह की जो देन है वो सिंधु सभ्यता से ही है। आप लोगों को पता ही होगा कि स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है। अगर जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूँ कि स्वास्तिक चिन्ह इसे कहा जाता है, जैसा कि आप शादी विवाह के कार्ड पे भी देखते होइएगा, स्वास्तिक चिन्ह इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, तो स्वास्तिक चिन्ह ये हो गया। उसके बाद है कि आदिम मानव ने सर्वप्रथम सीखा, मतलब आग जगाना, जलाना सर्वप्रथम कब सीखा था, तो ये पूरा पाषाण काल में सीखा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले आदि मानव क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। कब सीखा था, तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। उसके नीचे पॉइंट देखेंगे अब कि आग का आविष्कार, यहाँ पे देखिए मैं जैसा कि ऊपर लिखा हूँ नीचे में दिख गया कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू जानवर, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो कुत्ता। पहले सबसे पहले जो है कुत्ता को ही पालतू जानवर बनाया गया। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक, यानी आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता को रखते हैं, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा जो स्थित है आपका रावी नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हड़प्पा लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा धातु से अपरिचित थे, यानी उन लोगों को लोहा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पेज देख लेंगे कि एक सेकेंड, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या था। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे उन पर जो रंग था वो कैसा था, तो वो लाल रंग था। ठीक है, वो कैसा रंग था, तो वो लाल रंग था। इसे मैं लाल कलर से ही पेन से ही शो करता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल एवं रंगपुर से। अब रंगपुर से ही धान की भूसी मिली है, क्योंकि जब चावल मिलेगा तो यहीं से क्या मिलेगा, तो धान की भूसी। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि रंगपुर से धान की भूसी मिली है, धान की भूसी।
धान की भूसी कहाँ से मिली है? तो रंगपुर से ही मिली है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? यानी सिंधु सभ्यता का जो काल अभी तक सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो समय था वो कितना था, तो वो माना जाता है 2500 बीसी से 1750, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, यहाँ से देखें नेक्स्ट पॉइंट कि मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ है? तो पाकिस्तान लड़काना में है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान लड़काना में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, यहाँ पे मूर्ति होगा। ठीक है, मूर्ति, नर्तकी यानी कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। संधम सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार। संध्या सभ्यता किसे बोला जाता है? तो संध्या सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तीनों एक ही है। तो संध्या सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्मारक क्या मिले हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार का मतलब हो गया कि स्विमिंग पूल जो था वो बहुत बड़ा वहाँ पे था, नहाने वाला जो व्यवस्था था बहुत बड़ा था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो मेसोपोटामिया कहते हैं। और हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। किसकी पूजा की? तो मातृ देवी, यानी सिंधु सभ्यता के समय लोग जो थे वो धरती माता की पूजा करते थे, जिसे हम मातृ देवी कहते हैं। पुराणों की संख्या क्या है? तो यहाँ से पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, गुप्त काल स्थापना किया था, तो गुप्त काल पुराणों की संख्या जो है गुप्त काल के अनुसार से कितना है? तो 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के जो रचयिता है लव महर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है, वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो क्रमशः, यानी वेद की संख्या 4 है, वेद हमारा हो गया 4, और वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हमारे 6 है, इसे हम वेदांग कहेंगे। ठीक है, वेदांग, तो ये हमारा हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की जो संख्या हमारे यहाँ वो 108 है। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन का। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ क्या चीज़ से संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित है वो कर्मकांड से है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग वेद है। सूक्त 1028 है। ठीक है, 1028 सूक्त है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ ऋग वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसकी एक और बात कर ले तो इसमें 10,462 जो है ऋचा है। 10,000 एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ है। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ को क्या कहते हैं? तो ऋचाओं को मंत्र भी कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट पेज अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि गद एवं पद वाला वेद कौन है? गद एवं पद वाला वेद कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। गद एवं पद वाला वेद जो है वो यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है किस चीज़ से संबंधित है? किस वेद से? तो यजुर्वेद से संबंधित है।
तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? तो अर्थवेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र को लिखने वाला जो रचनाकार था वो विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री सूर्य देवता, यानी सावित्री सूर्य देवता बोला जाता है। ठीक है। गौतम गोत्र शब्द जो है, गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अर्थवेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ देखेंगे कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कृष्ण थे, कृष्ण भगवान थे। ठीक है। इसी के साथ आप नीचे का पॉइंट देखते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलवर संतों ने किया था, अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से क्या मिलता है? तो आर्यों के जानकारी का स्रोत मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित क्या है? वर्णित नदी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी की चर्चा है? तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी की चर्चा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, यानी ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किन्हें माना गया है? तो इंद्रदेव को माना गया है, जिसे हम पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन है? तो 10वां मंडल है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन है? तो 10वां मंडल है। और ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल है। 9वें मंडल में क्या है? तो 9वां मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कितने मंडल में है? तो 9वें मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। VVI इसे आप कह सकते हैं, ये पूछ सकता है और पूछता भी है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदी विधि का लेखक है, प्राचीन हिंदी विधि का लेखक कौन है? तो मनु है। मनु ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो मनु स्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। ठीक है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता है। महाभारत रचना कौन किया था? तो यहाँ से रचनाकार का नाम है वेद व्यास के। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? रज्मनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईस्वी से पहले हुआ था, मतलब आर्यों का भारत में जो आगमन हुआ था 1500 ईस्वी से पहले हुआ था। आर्य पहले कहाँ बसे थे? आर्य जब भारत में आए थे तो सबसे पहले वो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे।